नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते 2 महीनों से मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच कल मंगलवार को भी पूर्वोत्तर राज्य से हिंसा की खबर सामने आई है। खबर है कि कल मंगलवार 4 जुलाई को भीड़ ने राज्य के थौबल जिले में भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप से हथियार लूटने की कोशिश की, जिस दौरान भीड़ से सुरक्षा बलों की झड़प हो गई और इस झड़प में एक 27 साल के शख्स की जान चली गई। इसके अलावा असम राइफल्स के जवान को भी गोली मार दी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भीड़ ने खंगाबुक इलाके में स्थित तीसरी आईआरबी बटालियन के कैंप पर हमला करके हथियार लूटने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच में झड़प शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि झड़प के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, लेकिन हिंसाकर लोगों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी गोली चलाई गई और इस दौरान भीड़ ने कैंप जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए ताकि सेना यहां नहीं पहुंच सके। रास्ते में मौजूद असम राइफल्स की टीम पर अटैक किया गया। राइफल्स के एक जवान के पैर में गोली मार दी गई और गाड़ी में आग लगा दी गई। वहीं इस पूरी झड़प में रोनाल्डो नाम के एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। उसे पहले थौबल जिले अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन यहां से उसे इम्फाल ले जाने को कहा गया, पर रास्ते में रोनाल्डो की जान चली गई। बता दें, इस झड़प में कुल 10 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बयान देने के बाद से ही देश में बहस छिड़ी हुई है। तमाम विपक्षी दलों के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि इसे लागू करने का वक्त आ गया है और अगर इसमें देरी की जाती है तो यह देश के लिए नुकसानदेह होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक साथ बांधे रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बहुत ही समझदार और नेकदिल लोगों का दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में जगह दी। उन्हें विश्वास था कि ये सिद्धांत देश के प्रशासन में जरूरी हैं और सरकार का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को कानून का रूप दें। एनसीपी नेता अजीत पवार के बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। वहीं अब खबर है कि शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर जंग का माहौल बना हुआ है और इसी सिलसिले में आज दोनों गुटों के नेताओं ने अहम बैठक बुलाई है। वहीं इस बीच अजीत पवार के साथ शिंदे गुट में शामिल हुए एनसीपी के बागी नेता प्रफुल्ल पटेल ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान अजीत पवार की बगावत पर कहा कि इसे एनसीपी का फैसला ही माना जाना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो भी फैसला हमने लिया है वह एनसीपी के नाते ही लिया है और करीब करीब सभी विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का यही मानना रहा है कि हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। वहीं एनसीपी के बागी नेता से यह पूछे जाने पर कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की जोड़ी आखिर कैसे टूट गई, इसके जवाब में उन्होंने कहा, शरद पवार मेरे गुरु हैं, आज भी, कल भी और हमेशा वो मेरे गुरु रहेंगे। मुझे जिंदगी में कभी भी मुश्किल घड़ी में कोई सलाह मशवरा या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके पास ही जाऊंगा। हम अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, इस मामले में मेरी और उनकी सोच अलग है, इसलिए हमने ये फैसला लिया। इसमें पवार साहब के खिलाफ जाकर कुछ करने जैसी कोई बात नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान प्रफुल्ल पटेल से ये पूछे जाने पर कि क्या शरद पवार को इस बगावत की सारी जानकारी थी, क्या वो इससे वाकिफ थे कि आप अलग गुट बनाकर बीजेपी शिवसेना के साथ जा रहे हैं, इसके जवाब में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कोई सरकार बन रही है ऐसा तो कुछ नहीं था कि जानकारी होगी। हाँ, पवार साहब को हमारी मंशा तो मालूम ही थी। एकनाथ शिंदे की बगावत के वक्त जब हमारी गठबंधन सरकार गिरने वाली थी तब एनसीपी के करीब करीब सभी विधायकों ने कहा था कि हो सके तो हमें बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त बात नहीं बनी क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीने से भी हमारे बीच बात हो रही थी कि हमें सरकार के साथ काम करना चाहिए। ऐसे में उन्हें जानकारी ना हो लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा तो था ही कि हमारी मंशा क्या है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने को एनसीपी का ही फैसला माना जाना चाहिए। एनसीपी में अजीत पवार द्वारा की गई बगावत को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कल मंगलवार को बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सबूत है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो ये दिखाता है कि कैसे सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि वे भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं।
महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। ऐसे में उन्हें नैतिकता और ईमानदारी की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण को याद दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की गारंटी देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में सभी भ्रष्टाचारियों को पद दिए जा रहे हैं। कोई उप मुख्यमंत्री है तो कोई विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया जा रहा है। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। भाजपा ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है, जिनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड शामिल हैं। वहीं अब पंजाब की जिम्मेदारी कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को दी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी और तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को पार्टी की कमान सौंपी गई है। वहीं झारखंड में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने तेलंगाना में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष इटाला राजेंद्र को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर पार्टी में किए गए इन बदलावों को काफी अहम माना जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।